Hello students, our today's topic is blood composition and its function. ब्लड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। ब्लड को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो यह है हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए कि यह एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। बाकी जो भी हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो सेलुलर फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं होते। तो सो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट हैज़ एल्कलाइन pH around 7.5 and it circulates in our blood vessels. तो जैसे जब सर्कुलेटरी सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में बना, उसी के साथ साथ ब्लड का एवोल्यूशन हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड के बनने के बाद ही इवॉल्व हो पाए हैं। जैसे आप देखते हैं अमीबा या हाइड्रा, छोटे या कम डेवलप्ड एनिमल्स, उनकी हर सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है या जो उनके सराउंडिंग वाटर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, जिससे कि वो न्यूट्रिशन को ले सकें और अपने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको डायरेक्ट डिस्चार्ज कर सकें। लेकिन जैसे जैसे बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है तो सेल्स की नंबर बढ़ते हैं और सेल्स डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं रह पाती। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोबेबली डेवलप हुआ और इसी कारण कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ आगे कंटिन्यू हो पाई। अगर हम ब्लड की बात करें तो यह जो लिक्विड है, ये जो फ्लूइड है, हमारा लाइफ लाइन है, इसका pH एल्कलाइन होगा और ये हमेशा वाटर से हैवियर होता है। हमारी बॉडी में अगर हम एडल्ट बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी वेट का 8% ब्लड होगा, जो लगभग 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। ब्लड फॉर्म होने का जो प्रोसेस है या ब्लड सेल्स बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम हेमेटोपोएसिस कहते हैं। और हेमेटोपोएसिस हमारी बोन मैरो जो होती है उसमें होता है। बोन मैरो बेसिकली हमारे अंदर जो लंबी या बड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं या चपटी हड्डियाँ हैं, कुछ स्पेसिफिक बोन्स होती हैं, उनके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर एक प्रोसेस है हेमेटोपोएसिस, उसके द्वारा ही हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं, जो कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं। जब भी हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टडी को हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका ब्लड लिया जाता है और उस ब्लड की टेस्टिंग होती है। कई बार स्मेयर बना के, ब्लड को स्लाइड पे लेके स्मेयर बनाया जाता है और उसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनका शेप, साइज़, नंबर ये भी काउंट किया जाता है। तो इस तरह से जो सेल्स हैं उनके शेप में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको देख के हम जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है या डिजीज़ के बारे में बता सकते हैं। या ब्लड में सेल्स का काउंट कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, उससे भी हम किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को कोरिलेट करते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है ब्लड से रिलेटेड, इसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। जो ब्लड सेल्स होती हैं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल्स की, ये इन्नेट इम्यून सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जो भी बाहर से पैथोजेंस आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उससे बचाने के लिए हमारे बॉडी में 2 तरह के सिस्टम काम करते हैं। एक इन्नेट इम्यून सिस्टम जो कि हमारी बॉडी में बचपन से या विद बर्थ प्रेजेंट है, जिसमें हमारी स्किन है, हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं या जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं। और एक सिस्टम होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जो कि धीरे धीरे डेवलप होगा। जैसे जैसे आप पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे, आपकी बॉडी उनको पहचान के उनके अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो यहाँ इन्नेट इम्यून सिस्टम जो कि हमारे में विद बर्थ, बाय बर्थ हमारे साथ जो प्रेजेंट है, उसका भाग है WBC या वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड हमेशा मीज़ोडर्म जो लेयर है उससे डिराइव होता है। जैसा आपको ध्यान होगा कि जब भी हमारा इवोल्यूशन होता है या ह्यूमन की अगर हम बात करें डेवलपमेंट होता है, तो शुरुआत में एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। तो हर एक जर्म लेयर से हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ बनते हैं और पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो बीच की मीज़ोडर्म जो है उससे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू, पर्टिकुलरली ब्लड और मसल्स डिराइव होते हैं। तो यहाँ हमने इस स्लाइड में ये देखा है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो मीज़ोडर्म से बनेगा,
इसका पीएच हमेशा एल्कलाइन होता है। अगर पीएच एसिडिक हो जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। हमेशा एडल्ट की बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी वेट का 8% है। ब्लड का कंपोजिशन या अगर हम संगठन की बात करते हैं कि किन किन चीज़ों से ब्लड बना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लड का जो 55% एक मेजर हिस्सा है वो प्लाज्मा से बना होता है। प्लाज्मा जो कि लिक्विड है, फ्लूइड है, और इस प्लाज्मा के अंदर कई तरह की चीज़ें घुली हुई या डिज़ोल्व पाई जाती है, जैसे कई शुगर्स, सॉल्ट, कई तरह की वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारी बॉडी से ये एक्यूमुलेट करता है। साथ ही में न्यूट्रिएंट्स जो कि अलग अलग एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है ब्लड, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, और इन सब के अलावा अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स और कई इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजेंस। इनमें से कई प्रोटीन्स लिवर बनाता है। जैसे हम फाइब्रिनोजन की बात करें, ये फाइब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इनका रोल होता है और इनको लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। ये सारे प्रोटीन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का एक होम्योस्टेसिस या अंदर का एनवायरनमेंट रेगुलेट करते हैं। कई बार जो बफर सिस्टम है उसमें भी ये एक्ट करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व गैसेस भी होती हैं। जैसा हमको पता है कि ऑक्सीजन कैरी करना और CO2 को वापस लंग्स तक लेके आना, ये काम ब्लड का है। तो यहाँ पर जो CO2 है वो मेनली प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होकर वापस कैरी की जाती है। तो प्लाज्मा भी हमारे ब्लड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इस प्लाज्मा का 99% भाग जो है वो वाटर से ही बना होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सेल्स विच इज़ ब्लड सेल्स। शेष जो 45% भाग है इसका, वो हमेशा ब्लड सेल्स का होता है, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये ब्लड सेल्स 3 तरह की होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स या RBC, ल्यूकोसाइट्स या WBC वाइट ब्लड सेल्स, और इसके अलावा प्लेटलेट्स। इन 3 सेल्स की अगर हम साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, तीनों को मैंने कंपेयर करते हुए आपके सामने शो किया है। तो इसमें ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल्स जो है वो साइज़ में सबसे बड़ी होती हैं, WBC सेकेंड लार्जेस्ट होती है, और सबसे छोटी कोशिकाएं जो है वाइट हमारी ब्लड की, ये आप टर्म ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ कॉमन ब्लड की बात कर रही हूँ। एज होल ब्लड की जो सबसे छोटी कोशिकाएं हैं वो है यहाँ पर प्लेटलेट्स। नाउ ग्रैन्यूल ल्यूकोसाइट्स जो है या WBC जो है, ये आगे फिर से अलग अलग विभक्त किए गए, इनको आगे और डिवाइड किया गया है। इनके टाइप्स होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि पहला जो टाइप है ये है ग्रैन्युलोसाइट्स, और सेकंड टाइप इज़ ए ग्रैन्युलोसाइट। WBC के ये अलग अलग प्रकार बांटे गए हैं। इनमें कुछ कणिकाएँ इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स या कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर, कुछ कोशिकाओं में जिनमें कणिकाएँ प्रेजेंट हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनको हम ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। और जिन WBC में ये एब्सेंट हैं, साइटोप्लाज्म एकदम स्मूथ होगा, उनको हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। यहाँ हम इरिथ्रोसाइट या RBC की बात कर रहे हैं। RBC या लाल रक्त कणिकाएँ हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा नंबर में पाई जाती है, इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो एकदम रेड दिखाई देता है। इनका नाम लाल रक्त कणिकाएँ क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन लिवर में बनता है और रेड ब्लड सेल्स के अधिकांश हिस्से में भरा रहता है, और इसका मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना हमारे पूरे बॉडी के अंदर। लाल रक्त कणिकाएँ सर्कुलर गोलाकार होती हैं, बाइकॉन्केव होती हैं, और साथ ही में ये ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये पॉइंट याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। जब भी इनका मैचुरेशन होता है उस समय इनका केंद्रक लुप्त हो जाता है, और पूरा जो भी साइटोप्लाज्म है उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन जो है भरा रहता है। इसका न्यूक्लियस हट जाने से या चले जाने से इसकी
हम कह सकते हैं कि फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो लाल रक्त कणिकाएँ या आरबीसी है, इसको कई स्मॉल ब्लड वेसल्स में से भी जाकर ऑक्सीजन को सप्लाई करना पड़ता है। तो न्यूक्लियस हट जाने से इनमें फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, साथ ही में इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन को लेना और छोड़ना दोनों आसान हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि केंद्रक नहीं है इसके अंदर, तो इसका लाइफ स्पैन या जीवन काल थोड़ा कम हो जाता है। अन्य कोशिकाओं को अगर हम देखें, उनकी तुलना में इसका लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज़ ही रह जाता है। लाल रक्त कणिकाएँ हमेशा हमारी बोन मैरो में बनती हैं, या हम कह सकते हैं कि रेड बोन मैरो, जो कि मेनली रिब्स, वर्टिब्रीज और जो लॉन्ग हमारी लिम्ब बोन्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पे इसका जो बनने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। लाल रक्त कणिकाओं के बनने के प्रोसेस को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार के हार्मोन से कंट्रोल होता है, जिससे हम इरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है और इनकी थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर्स होती हैं। जब हम हीमेटोलॉजी पढ़ते हैं या जब हम ब्लड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, तो आप उसमें दो टर्म्स कई बार पढ़ेंगे। एक उसमें आता है बहुत कॉमनली हीमेटोक्रिट, और दूसरा आता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, या जिसको हम पीसीवी भी कहते हैं। तो हीमेटोक्रिट जब हम लाल रक्त कणिकाओं के परसेंटेज की बात करते हैं पूरे ब्लड के वॉल्यूम की तुलना में, तब उस मात्रा को या उस परसेंटेज को कहा जाता है हीमेटोक्रिट। इसको हम HT या SCT से भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब हम ब्लड के अंदर लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसीज के वॉल्यूम की बात करें, तो उसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम या PCV कहते हैं। एक एडल्ट मेल की बॉडी के अंदर लाल रक्त कणिकाएँ या आरबीसी 5.1 से 5.8 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर तक होती हैं, जबकि एडल्ट फीमेल की बॉडी के अंदर इनकी संख्या 4.3 टू 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। लाल रक्त कणिकाएँ हमारे रेड बोन मैरो में बनती है, और इनका जो फाइनल हम कह सकते हैं कि जो ब्रेकडाउन है वो हमेशा स्प्लीन या प्लीहा के अंदर होता है। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स यहाँ पर हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो सेल्स कहाँ बनी है, कोशिकाओं को का जीवन काल कितना है, इनका वापस डिग्रेडेशन कहाँ हो रहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स का मेन फंक्शन जैसा हमको पता ही है कि ये ऑक्सीजन के परिवहन का काम करती हैं। लंग्स से ऑक्सीजन को लेना, अब वहाँ से अपटेक करना और पूरी बॉडी के अंदर उसको सप्लाई करना। जब भी ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो जो मेजर पोर्शन है ब्लड का, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, वो हमेशा ऊपर की तरफ इसमें आ जाता है। ये आप देख सकते हैं येलो कलर का फ्लूइड। और जो आरबीसीज हैं वो हमेशा नीचे बॉटम में इकट्ठी हो जाती हैं, और प्लाज्मा और आरबीसीज के बीच में एक छोटी सी लेयर बनती है, ये जिसे हम बफी कोट कहते हैं। ये बफी कोट मेनली ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन दो चीज़ों से मिलके बना होता है। आरबीसी के बाद में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं WBC या वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ये इनकी कोशिकाओं में जो भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है एब्सेंट है, उस बेसिस पे इनको अलग अलग दो भागों में डिवाइड किया है। ग्रैन्युलोसाइट्स को आगे और 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। यहाँ हम देख सकते हैं जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उन 3 प्रकार की जो आगे कोशिकाएं हैं, उनमें सबके साइटोप्लाज्म में आप ग्रैन्यूल्स देख सकते हैं। अब इनको आगे और कैसे डिवाइड किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो उनमें मेन प्रॉपर्टी ये है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो हमेशा न्यूट्रल डाई से स्टेन होती हैं, जबकि इओसिनोफिल्स जो हैं वो एसिडिक डाई जैसे इओसिन से स्टेन होगी, जबकि बेसोफिल जो है वो हेमेटोजाइलिन बेसिक डाई से स्टेन होती हैं। इओसिनोफिल्स के अंदर जो कणिकाएं हैं वो हमेशा एकदम ब्राइट रेड कलर ले लेती हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। और ये इसमें
साइटोप्लाज्म में स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं, जैसा यहाँ पे शो हुआ है। सेकंड, बेसोफिल में हमेशा ग्रैन्यूल्स जो हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और डेंस होते हैं, जो कि इसके केंद्रक को भी कहीं आप देख सकते हैं कि ढक लेते हैं, और ये ग्रैन्यूल्स स्टेन होने पे ब्लू कलर के हो जाते हैं या डार्क पर्पलिश यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जबकि न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो ग्रैन्यूल्स हैं बहुत फाइन होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में बिल्कुल छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। तो यहाँ कंपेरेटिव आपको हमेशा जब भी आप ब्लड पढ़ते हैं, इसकी सेल्स पढ़ते हैं, तो हमेशा आपको कंपेयर करते हुए प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइन ग्रैन्यूल्स हैं, इसमें स्मॉल ग्रैन्यूल्स हैं, इसमें लार्ज ग्रैन्यूल्स हैं। और इस न्यूट्रोफिल्स का कलर बिल्कुल लाइट पिंक या पर्पलिश होता है। यूसिनोफिल का हमेशा ब्राइट रेड होगा और बेसोफिल का ब्लूइश होगा कलर। तो इसी तरह से आपको हमेशा एग्ज़ाम्स में ड्रॉ करना होता है, जिससे कि आपको पूरे अच्छे मार्क्स मिल सकें। एक और कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज़ की है कि यहाँ जो सेल्स हैं ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स कहलाती हैं, ये तीनों, क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो है वो शेप में अलग है। अलग कैसे, आप देख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल के अंदर जो है न्यूक्लियस वो हमेशा 3 से 5 पालियों का या लोब्स का बना होता है, जबकि यूसिनोफिल्स में न्यूक्लियस हमेशा बाइलोब्ड होगा, 2 लोब्स होंगी, और ये दोनों लोब्स एक कनेक्टिव या इस्थमस से जुड़ी रहती हैं। जबकि बेसोफिल के अंदर एस शेप का न्यूक्लियस होता है, जो लगभग ट्विस्टेड होता है। इसमें आप एक पाली एक बार में देख पा रहे हैं, या जैसे न्यूक्लियस ट्विस्ट हो रखा है, मुड़ा हुआ, इस तरह से दिखाई देता है इसके अंदर। तो ये हमेशा कंपेयर करते हुए आपको लिखना है। न्यूट्रोफिल्स ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली वाइट ब्लड सेल्स हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी, बताना चाहूँगी कि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा संख्या में हमेशा आरबीसी होती हैं, लेकिन अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होंगी न्यूट्रोफिल्स। ईओसिनोफिल्स 3%, 1 to 3% तक होती हैं, जबकि बेसोफिल सबसे कम मात्रा में रक्त में पाई जाती हैं, जो कि 0.5 से 1% तक हैं। इसके बाद हम देखते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनकी कोशिकाओं के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ये कोशिकाएं मेनली 2 तरह की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बॉडी में ब्लड में 30% तक होती हैं, जबकि मोनोसाइट्स 5.3%। ये एक एवरेज वैल्यू है। अब जैसा कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी बड़ा है। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो उनका न्यूक्लियस हमेशा गोलाकार होता है, जबकि मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस बीन शेप, किडनी शेप भी हम कह सकते हैं, जैसा कि बिल्कुल क्लियरली आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और कंपेयर करते हुए लिखनी है, देखनी होगी कि जो मोनोसाइट्स हैं वो सबसे बड़े आकार की कोशिकाएं हैं। यहाँ पे WBC में आप देख सकते हैं। वैसे भी ओवरऑल ब्लड की हम बात करें तब भी मोनोसाइट सबसे बड़े साइज़ की कोशिकाएं होती है, और लिम्फोसाइट सबसे छोटे प्रकार की कोशिकाएं होती है। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये हमेशा एडेप्टिव इम्यूनिटी से जुड़ी हुई होती हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स हमेशा इन्नेट इम्यूनिटी से। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब जो हमारे अंदर शुरुआत से प्रेजेंट होती है, और नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का ये अर्थ है कि चाहे बैक्टीरिया आए, वायरस आए या कोई पैरासाइट आए, उसको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन ये हमेशा अटैक करती हैं। जबकि लिम्फोसाइट जो है वो अलग अलग पैथोजेंस को अलग अलग पहचान कर उन पे अटैक करती हैं, और साथ ही में ये बॉडी में याद भी रखती है कि इस तरह का पैथोजन आया था। इसलिए कई बार जब पहली बार एक्सपोजर होता है पैथोजन से तो थोड़ा सीवियर होता है, जबकि दूसरी बार अगर एक्सपोजर हो रहा है तो वो थोड़ा कम सीवियर होता है। इसी को हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए अडेप्ट हो जाती है। यहाँ मोनोसाइट्स की हम बात करते हैं। मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल्स है। साथ ही में इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ब्लड सेल्स जब भी इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर या इन्फ्लेमेशन होता है तो ये ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके टिश्यूज़ के अंदर माइग्रेट कर सकती हैं। ये अमीबॉइड हो जाती हैं और ब्लड वेसल से बाहर निकल सकती हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी डायपेडेसिस कहलाती है।
और डायपोडिसिस करने के बाद जब ये टिश्यूज़ में जाती है तो वहाँ जो भी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी पैथोजन है ये उसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेगी। टिश्यूज़ में जाने के बाद अब ये मेगा मैक्रोफेजेस कहलाती हैं। जब तक ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती हैं तब तक ये मोनोसाइट्स कहलाती हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने ब्लड से बाहर मूवमेंट कर लिया है, ब्लड वेसल्स को क्रॉस कर लिया और अब टिश्यूज़ में आ गई हैं, टिश्यू में आके पैथोजन को खाना शुरू कर दिया है, उनको इन्वेड करना शुरू कर दिया, तब ये सेल्स कहलाती हैं मैक्रोफेजेस। यहाँ मैंने आपको कंपैरेटिव प्रॉपर्टी बताई हैं। एग्जामिनेशन पर्पस से आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी आप एग्ज़ाम में आंसर अटैम्प्ट करते हैं तो हमेशा कोशिकाओं को कंपेयर करते हुए इस तरह से डायग्राम बनाएं और साथ ही में एक टेबल के फॉर्म में इनकी प्रॉपर्टीज़ आप बताएं। जैसे कि यहाँ मैंने ल्यूकोसाइट टोटल WBC में से कितना % न्यूट्रोफिल है, एक वैल्यू बताई है, एक रेंज बताई है। न्यूट्रोफिल्स 50 to 70% और एवरेज की बात करें तो 62% एवरेज वैल्यू होती है। इओसिनोफिल 1 to 3% एंड बेसोफिल्स लेस देन 1%। ये सारे फंक्शन मैं आपको जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और एग्जामिनेशन पर्पज से आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इसी फॉर्म में मेंशन करना है। अगेन वी हैव इन दिस स्लाइड आई हैव शोन यू ग्रैन्युलोसाइड्स, जिसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल है, और इस स्लाइड में आपको लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट मैंने शो किए हैं। लिम्फोसाइट्स जो कि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड है और साथ ही में ये दो तरह के होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बी सेल और टी सेल्स भी कहलाते हैं, दो अलग अलग तरह के काम करते हैं और साथ ही में ये हमारे अंदर एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। जब भी किसी पैथोजन को ये पहचान लेते हैं तो उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ आपने काफ़ी अभी कॉमनली सुनी होगी, जब भी हमने जो कोविड वायरस है इसके अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन कराते हैं या ब्लड टेस्ट कराते हैं बाद में, तो हम बात करते हैं कि एंटीबॉडी का लेवल इतना पाया गया या कम था या ज़्यादा था। तो वो एंटीबॉडीज़ हमेशा लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। ये पैथोजन को, वायरस को पहचानती हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। Then we have the smallest cell, that is platelets. ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्चुअली सेल्स नहीं होके कह सकते हैं कि सेल्स का फ्रेगमेंट है। जो हमारे बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं, उनके साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स हैं जो कि ब्लड में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, वही प्लेटलेट्स कहलाते हैं। ये प्लेटलेट्स स्टेन होने पर डार्क पर्पल प्रकार की दिखाई देती हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। इनका मेन फंक्शन अगर हम देखें तो ये हमारी बॉडी में हीमोस्टेसिस से रिलेटेड है। हीमोस्टेसिस का अर्थ है कि हमारे बॉडी में जितना ब्लड है उसका वॉल्यूम या उसकी मात्रा को नियंत्रित रखना या उसकी मात्रा को एक रेंज में बनाए रखना। ये कब पॉसिबल हो सकता है कि जबकि हमारी बॉडी में से ब्लड लॉस होने को बचाया जा सके। तो जब भी चोट लगती है या कहीं पे कट है, इंजरी है, तो वहाँ पर ये प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट हो जाती है, वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाती हैं और इसके बाद में ये क्लॉटिंग का प्रोसेस करती है, क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस में हेल्प करती है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ ब्लड। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का क्या फंक्शन है। जो ब्लड है ये बहुत एक स्पेसिफिक फ्लूइड है और साथ ही में हमारे लिए लाइफ है, हमारी लाइफ लाइन है एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट काम कहीं ना कहीं ब्लड से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लंग्स से सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड करता है। साथ ही में न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो डन बाय ब्लड। और जो अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, अलग अलग तरह के वेस्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको भी वापस किडनी तक या लंग्स तक लाकर रिलीज़ करने का काम ब्लड ही करता है। साथ ही में हमारी बॉडी में एक्सेस ब्लड लॉस को रोकने के लिए क्लॉटिंग फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो डन बाय ब्लड, या जो भी इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके द्वारा। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, जो इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह या पूरे ब्लड में सर्कुलेट किया जाता है थ्रू प्लाज्मा। Then the next and very important function is regulating body temperature.
हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में सारा इम्पॉर्टेंट श्रेय जाता है हमारे ब्लड या प्लाज्मा को। हमारी बॉडी में मेनली हीट प्रोड्यूस होती है मसल्स के अंदर, जब भी हम मूव करते हैं, बॉडी मूवमेंट हो रहा है तो मसल्स के अंदर, दूसरा लिवर के अंदर सारी हीट प्रोड्यूस होती हैं और वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर इस हीट को या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही में हमारे बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स में जो हार्मोन्स प्रेजेंट सिक्रीट होते हैं, उन हार्मोन्स को उनके टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का काम भी हमेशा ब्लड का ही होता है। इसलिए ब्लड हमारे लिए एक लाइफ लाइन की तरह होता है। आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू। थैंक्स